हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 24 मई। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 23 और 24 मई के। क्योंकि साथियों कल क्या है कि आपकी करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के साथियों जो क्लास है ये काफी ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले मैं एक बार आपको फटाफट से 22 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है यानी कि ईपीएल 2024, इसका जो खिताब है ये अभी किसने जीता था, तो मैनचेस्टर सिटी ने। स्पेस में जाने वाले अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं ये कौन बने थे, नाम तो साथियों उनका एड डोवाइट। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की अभी सबसे जो उम्रदराज महिला है ये कौन बनी थी, तो नाम तो साथियों उनका ज्योति आत्रे जो कि भोपाल की हैं। इसको और हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो इटालियन ओपन है 2024, इनकी घोषणा कर दी गई थी पुरुष सिंगल और महिला सिंगल के बारे में। तो याद रखिएगा जो पुरुष सिंगल का खिताब है इटालियन ओपन 2024 का, ये जीता था जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। जबकि इटालियन ओपन 2024 में जो महिला सिंगल का खिताब जीता था ये पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने जीता था। अभी तीसरी बार जो क्रोएशिया देश है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नाम इनके साथियों आंद्रेज प्लेमकोविक। हाल ही में अभी किसने कैसा ब्लांका शतरंज 2024 का खिताब जीता था, तो ये जीता साथियों नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। और इसी में साथियों भारत के जो विश्वनाथ आनंद है ये तीसरे स्थान पर रहे थे। अभी आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है इसके भी जो नए निर्देशक है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया था, नाम था इनका प्रदीप नटराजन। इसके बाद हम लोगों ने 21 मई से एक दिवस पढ़ा था जो कि हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सुमित अंतिल है इन्होंने भी पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की जेवलिंग थ्रो में F64 श्रेणी में अभी गोल्ड मेडल जीता था। आई होप साथियों आपको 22 मई के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर कर दें। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक है 2024 ये जारी की गई है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत की जो रैंक है ये क्या रही है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि भारत की जो रैंक है ये इस बार 2024 में 39 रही है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल आपकी जो वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक है इसमें पिछली बार भारत की जो रैंक है ये 54वें स्थान पर था भारत, और इस बार भारत ने रैंक में सुधार किया है और भारत पहुंच गया इसमें 39वें स्थान पर। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों से इसी में पूछे कि दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में कौन सा जो देश है ये शीर्ष पर है, तब भी आपका आंसर भारत ही होगा। आप लोगों से ये पूछ सकता है कि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब एक बार हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अमेरिका साथियों पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है स्पेन, जबकि तीसरे स्थान पर जापान रहा है। अब साथियों ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग 2024 के अंदर हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ी है मैं एक बार आपको क्विकली रिवीजन करा देता हूं, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे आप लोग यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा भी 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी, जिसमें से एक का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, और दूसरी इंडेक्स का नाम था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जिसमें से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत ने एक स्थान सुधार किया था और भारत पहुंच गया था इसमें 134वें स्थान पर। जबकि जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी की गई थी इसमें भी भारत ने सुधार किया था और भारत पहुंच गया था इसमें 108वें स्थान पर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2024, इसमें भारत की रैंक रही थी इस बार 42वीं। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की गई थी यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी, तो 159।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 85। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से जारी की गई थी, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, जिसमें भारत लगातार दूसरे साल 126वें स्थान पर रहा था, जबकि साथ ही लगातार 7वें साल जो फिनलैंड देश है ये था पहले स्थान पर। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत था 51वें स्थान पर। और अभी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स से जारी की गई थी, जिसमें भारत 10वें स्थान पर था। अब आज के अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स है 2024, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है? तो अगेन साथियों, ये जो खिताब है ये भी खिताब जीत लिया नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, मैंने आपको कई बार बोला है कि फॉर्मूला वन रेसिंग के मैक्स वर्स्टैपेन के जितने भी टाइटल हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली मैं आपको दो नाम बता रहा हूँ, इन्हीं को आप लोग याद रखिएगा। एक तो आप लोग को याद रखना कार्लोस सेंज का नाम, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीता था। और दूसरा आप लोगों को नाम याद रखना है लैंडो नॉरिस का नाम, जिन्होंने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता था। और 2024 का कोई भी फॉर्मूला वन रेसिंग से आपको टाइटल दिखाई दे तो आप लोग एग्जाम में आंख बंद कर मैक्स वर्स्टैपेन पर टिक कर दीजिएगा, जो कि रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं और नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC, इसके भी जो नए प्रमुख हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया है? नाम है साथ ही उनका विक्रमजीत चौधरी। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो BARC है यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसने भी डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को मापन विज्ञान और विश्लेषिकी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो डॉक्टर डेरिक ग्रे का। अब बात करते साथ हम लोग ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के बारे में, यानी कि BARC। तो याद रखिए साथियों, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन दर्शन मापन संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाले साथियों जो राज्य सरकार बनी है ये बनी हुई असम राज्य सरकार। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो असम सरकार है इसने भी विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान की रिपोर्टिंग और आकलन करने के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। और ये साथी जो अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये किसके सहयोग से विकसित किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। अब बात करते साथ हम लोग असम के बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल यहाँ के 2023 में ही बने थे, नाम जिनका गुलाब चंद कटारिया है। और राजधानी क्या है यहाँ की? तो दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये साथियों स्टार मार्क के करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी जो 99वां पूर्णकालिक सदस्य देश है ये कौन सा बना है? तो इस देश का नाम है साथियों स्पेन देश। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब साथियों जो स्पेन है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। पहले हम लोग साथियों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं, जो कि एक मात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। इसका जो गठन है ये 30 नवंबर 2015 को हुआ था। और गठन साथियों किन किन देशों ने किया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर। लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो RK सिंह। अब बात करते साथियों हम लोग स्पेन के बारे में। तो ये साथ आपको जो मैप में स्पेन दिखाई दे रहा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। स्पेन की राजधानी क्या है? तो ये आपकी मैड्रिड। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सांचेज ये वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। अब साथियों सदस्य देश से क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए। यदि आप लोगों को याद हो तो अभी जो ब्रिक्स है यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 5 सदस्य देश थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें 5 और नए सदस्य देश शामिल हो गए, जिससे इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है ये 10 हो गई है। ये 5 सदस्य देश कौन कौन शामिल हुए थे? तो एक तो साथियों मिस्र यानी कि इजिप्ट, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान, चौथा होता है सऊदी अरब और 5वां UAE।
हालांकि साथ ही इसमें जो अर्जेंटीना देश है इसने भी शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन इसने क्या है कि हाल ही में इनकार कर दिया था। अभी जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एससीओ, इसका नया सदस्य देश ये कौन सा बना था, नौवां मेंबर, तो ये बना था साथियों ईरान देश। और जो आसियान है इसका भी नया सदस्य देश ये कौन सा बना था, तो ये बना साथियों तिमोर लेस्ते, जो कि 11वां सदस्य बना था। और अभी साथियों जो G20 है इसका भी नया सदस्य देश बना था पूरा अफ्रीका यूनियन, जिससे इसका जो नाम है ये G21 हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है, तो इस पर भी साथियों स्टार मार्क के करिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम इनका जेनी अपेनवेक, तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले साथियों आप लोग एक बार इमेज में देखिए जेनी अपेनवेक को, ये नहीं आपके सामने इमेज में जेनी अपेनवेक, जिन्होंने 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत लिया है। आप लोगों से साथियों ये पूछ सकता है कि इन्होंने किस उपन्यास के लिए जीता है, तो पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जर्मनी लेखिका है जेनी अपेनवेक, और इन्हों को अभी कैरोस उपन्यास के लिए ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अच्छा, इस कैरो उपन्यास का अनुवाद किसने किया है, तो माइकल हॉफमैन ने, और माइकल हॉफमैन को भी इन्हीं के साथ में यह अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो 50,000 पाउंड की। यदि आप लोग इससे पूछे कि 2023 वाला जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। और उससे पहले वाला यानी कि 2022 वाला जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये बात की गीतांजलि सिद्धि को मिला था, और किस उपन्यास के लिए, तो द टॉम्ब ऑफ सैड उपन्यास के लिए, याद रखिएगा। अब एक बार साथ आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे जो अवार्ड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक ना एक अवार्ड डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। अभी जो मिशेल टेला ग्रांट है इनको भी वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। आर रवि कन्नन की बात करें तो इनको भी 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 33वां जो व्यास सम्मान है ये दिया गया था पुष्पा भारती को, जबकि जो प्रभा वर्मा है इनको भी 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अभी साथियों हम लोग कुछ समय पहले ही पढ़ा है कि जो रस्किन बॉन्ड है इनको भी साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया है 2024 के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया है, नाम है साथ उनका जया वडीगा, करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथ आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है यही है जया वडीगा, जो कि भारतीय अमेरिकी है, और इनको भी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है यहाँ पर सैक्रामेंटो काउंटी की उच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया है। अच्छा, इनको नियुक्त किया किसने, तो कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने। हालांकि साथ ही जो जया वाडिका है ये इससे पहले भी 2022 के अंदर सैक्रामेंटो काउंटी की उच्च अदालत में आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं, और इनको भी अदालत के अंदर न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। यदि आप लोगों से पूछें कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो रॉबर्ट एस लाफम का, जो कि इसी साल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया है, नाम है इनका साथियों ऋषभ गांधी, करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले साथियों आप लोग इमेज में देखिए ऋषभ गांधी को, ये रहे आपके सामने इमेज में ऋषभ गांधी, जिनको भी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त कर दिया है। और ये साथियों जो अपना कारोबार है ये 1 जुलाई से संभालेंगे। और यदि आप लोग इससे पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो RM विशाखा का, जो कि 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। अब एक बार साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, हालांकि ये सारे के सारे जो एमडी और सीईओ हैं मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी रिवीजन कराए थे, जो कि मैंने आपको 22 मई को करंट अफेयर्स पढ़ाया था। जैसे कि भी जो ICICI बैंक है
इसके अभी एमडी और सीईओ ये कौन बने थे फिर से, तो संदीप बख्शी। यूको बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, अश्विनी कुमार। एचडीएफसी बैंक का भी अभी सीईओ बनाया गया था शशिधर जगदीशन को। पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ किसे बनाया गया था फिर से, तो अतुल कुमार गोयल को। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक कौन बने हैं, नाम है इनका प्रदीप नटराजन। और प्रदीप नटराजन का जो नाम है ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज साथ ही हम लोग 2 दिवस पढ़ने वाले हैं। पहला दिवस आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। तो हर साथ साथ जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है ये आपका प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। पहली बार साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 22 मई 2001 को मनाया गया था। और हर साल ये किसी ना किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है, तो ये थीम रहेगी इसकी बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि योजना का हिस्सा बने। अगला दिवस है कि जो विश्व कछुआ दिवस है यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे, ये आपका कब मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 मई को। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल ये जो दिवस है ये कछुओं की 2 प्रजाति टर्टल्स और टॉर्टोइसेस की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है, जो कि 2 अलग अलग जानवर हैं। पहली बार जो विश्व कछुआ दिवस है ये 1990 के अंदर अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद से यह हर साल दिवस 23 मई को मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे भी साथ स्टार मार्क करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एएफसी महिला एशिया कप है 2026 वाला, इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है। नाम है साथियों इस देश का ऑस्ट्रेलिया देश। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हालांकि साथियों जो ऑस्ट्रेलिया है इसने आखिरी बार 2006 के अंदर महिला एशिया कप की मेजबानी की थी। और अब ये 2026 के अंदर एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया साथ 2010 में पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता भी था। हालांकि 2014 और 2018 में फाइनल में पहुंचा जरूर था, लेकिन ये दोनों मौके में जापान से हार गया था। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इसके अगले वाला 2029 वाला है एएफसी महिला एशिया कप, इसकी मेजबानी कौन से देश करेगा, तो उज्बेकिस्तान। अब पहले एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये क्वेश्चन साथियों हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है कि जो एएफसी अंडर-20 एशिया कप का खिताब है ये किसने जीता था, तो जापान ने। जबकि फाइनल में किसे हराया था, तो उज्बेकिस्तान को। अब इसमें साथियों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि सी नंबर में लिखा है ब्राजील। यहां से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जो फीफा अभी महिला विश्व कप है 2027 वाला, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये ब्राजील करने वाला है। और ये पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन चुका है जो कि फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा 2027 वाले की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले विश्व के जो पहले बल्लेबाज हैं ये कौन बन गए हैं। नाम है साथ उनका विराट कोहली। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान है विराट कोहली, ये अब आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और इन्होंने ये उपलब्धि किसके खिलाफ हासिल की है, तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। अब एक बार हम लोग आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के नामों को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो विराट कोहली हैं इन्होंने 252 मैच के अंदर 8004 रन बनाए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है शिखर धवन, जिन्होंने 222 मैच के अंदर 6769 रन बनाए। जबकि तीसरे स्थान पर है डेविड वार्नर, जिन्होंने 184 मैचों के अंदर 6565 रन बनाए। रोहित शर्मा है चौथे स्थान पर, जिन्होंने 257 मैच के अंदर 6628 रन बनाए। और पांचवें स्थान पर सुरेश रैना, जिन्होंने 205 मैच के अंदर 5528 रन बनाए। अब एक क्वेश्चन तो दोस्तों और याद रखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको भी रिसेंटली पढ़ाया था कि अभी जो महेंद्र सिंह धोनी है
ये आईपीएल में 150 मैच जीतने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर भी बन चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर भी साथियों स्टार मार्क के करिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विश्व का जो पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये साथियों भारत के अंदर लॉन्च हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखें ये बायोडिग्रेडेबल पेन को। ये रहा साथियों आपके सामने इमेज में बायोडिग्रेडेबल पेन, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया है बिल्कुल भी, और इसे भी हाल ही में भारत के अंदर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की जो पर्वतारोही है, ये कौन बन गई है? नाम है साथियों इनका काम्या कार्तिकेयन। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में काम्या कार्तिकेयन, जो कि मात्र 16 वर्ष की हैं, और इन्होंने अपने पिता के साथ अभी चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर, और अभी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। और ये दोस्तों मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्र हैं, और इन्होंने अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ, जो कि भारतीय नौसेना के कमांडर हैं, इन्हीं के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो इस साथियों भारत की पहली तो पर्वतारोही बनी है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही भी बन गई है। अब एक बार आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, जिसमें साथ जो एक क्वेश्चन है ये खुद में न्यूज है। पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ज्योति आत्रे का नाम, इनका मैंने नाम आपको आज भी रिवीजन कराया है। ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है। और जो कामिनीता शेरपा है, ये साथियों खुद में न्यूज है, क्योंकि इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई की है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार फतेह किया था, और इसके साथ ही 2 दिन के बाद ही इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह कर लिया है, जो कि नेपाल के पर्वतारोही हैं। और ऐसा कर कर इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा। ये रहा साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कि हाल ही में जो 2 लैम है, इनको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। आई होप साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।